नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट है या मोटिवेशनल लाइंस की बात करें तो आज की मोटिवेशनल लाइन है कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पहले पड़ता है, या यूं कहें कि सोने की तरह चमकने के लिए पहले सोने की तरह तपना पड़ता है। लेकिन आज के इस दौर में चमकना तो हर कोई चाहता है, लेकिन तपना कोई नहीं चाहता। जिस प्रकार से सोने को चमक देने से पहले सुनार उसको बहुत ही काटा पीटी करता है, तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों को जो भी इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी है या जो भी आप कार्य कर रहे हो, तो उस काम के अंदर आपको तपन लगन बहुत ही जरूरी होती है। तभी यू कैन सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड योर वर्क, है ना। तो तभी आप जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो या अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हो। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जी के राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर कुछ एक खास बातें नहीं है। आपको मैंने बता दिया पहले भी कि राजस्थान के मध्य भाग से होकर के अरावली पर्वतमाला गुजरती है। अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चोटियां आती हैं। दूसरे बाद में मध्य अरावली आती है। मध्य अरावली में मात्र 3 चोटियां आती है। उसके बाद में उत्तरी अरावली आती है। उत्तरी अरावली के अंदर जो है वो आपका सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर आता है। तो ये 4 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अरावली जो है वो राजस्थान से लगभग गुजरती है, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो टोटल लंबाई है 180 किलोमीटर है। मध्य भाग से ये गुजरती है। तो इसके मैंने बहुत सारी आपको विशेषताएं बताई है पहले भी, और अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा टॉपिक हमारा वीडियो होने वाला है उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली के अंदर सबसे पहले तो देखो कौन कौन से जिले आते हैं। उत्तरी अरावली के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है झुंझुनू। कौन सा जिला आता है? झुंझुनू आता है साहब। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे थोड़ा तो सीकर आता है। सीकर के साथ में जयपुर लगा हुआ है। जयपुर के ऊपर साथ में कौन सा लगा हुआ है? अलवर लगा हुआ है। कौन सा जिला लगा हुआ है? तो अलवर जिला लगा हुआ है। तो ये जो 4 जिले आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं उत्तरी अरावली में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अरावली में आते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर पहाड़ियां आती है। यदि हम बात करें सीकर के अंतर्गत तो सीकर के अंतर्गत सबसे पहले पहाड़ी आती है मालखेत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? मालखेत पहाड़ी आती है। मालखेत पहाड़ी कहां पे आपकी? सीकर के अंतर्गत आती है। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा हर्ष पर्वत, है ना। हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत या हर्ष पहाड़ी बोल देते हैं। ये कहां पे है? तो सीकर के अंतर्गत है। हर्ष पर्वत पे क्या है? हर्ष पर्वत पे जीर्ण माता के जो भाई थे उनका मंदिर है यहाँ पे हर्ष पर्वत पे। तो हर्ष पर्वत कहाँ पे है? ये भी आपका सीकर के अंतर्गत हो जाता है। तो सीकर के अंतर्गत मूल रूप से कितनी जो पहाड़ियां हैं वो है मालखेत पहाड़ी और हर्ष पहाड़ी। 2 ही मूल रूप से यहाँ पे पहाड़ियां आपकी आती है। उसके बाद में झुंझुनू की बात करते हैं तो झुंझुनू के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है? पलखेत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पलखेत पहाड़ी, या हम बोल सकते हैं पालखेत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? पालखेत पहाड़ी आती है। तो ये आपकी कहां पे आती है? ये आपकी झुंझुनू के अंतर्गत आती है। कहां पे आती है? झुंझुनू के अंतर्गत आती है। एक देखो आपका अलवर है, ठीक है, अलवर है। अलवर के अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है? अलवर के अंतर्गत 2 पहाड़ियां आती है। एक हर्षनाथ की पहाड़ी आती है, एक उदयनाथ की पहाड़ी आती है। एक हर्षनाथ की पहाड़ी आती है और एक उदयनाथ की पहाड़ी आती है। दोनों कहां पे आती है? तो दोनों आपकी अलवर के अंतर्गत आती है। देखो अलवर की बात कर रहे हैं ना, तो अलवर के अंदर एक हर्षनाथ की पहाड़ी है और एक उदयनाथ की पहाड़ी है। उसी कंडीशन के अंदर अगर देखो तो सीकर के अंदर भी एक हर्ष पहाड़ी है, लेकिन वो हर्ष पहाड़ी है ना कि हर्षनाथ पहाड़ी। तो अलवर के अंदर आपकी कौन सी पहाड़ी आती है? हर्षनाथ की पहाड़ी आती है। और उदयनाथ की पहाड़ी आती है कहां पे आती है? तो अलवर के अंतर्गत आती है। एक यहाँ पे क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार भी आ जाता है। कौन सा पठार आ जाता है? क्रास्का और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो कहां पर आ जाता है? तो वो भी आपके कहां पे आ जाता है? क्रास्का और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो भी कहां पे आपका आ जाता है? अलवर के अंतर्गत आ जाता है। कहां पे आ जाता है? अलवर के अंदर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए 3 नंबर के ऊपर। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंतर्गत आप लिखे सबसे पहले कौन सी?
मलखेत पहाड़ी, मलखेत पहाड़ी, मलखेत पहाड़ी कहाँ पे है? तो मलखेत पहाड़ी आपकी सीकर के अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे आप लिखो हर्ष पहाड़ी। तो हर्ष पहाड़ी आपकी कहाँ पे हो जाती है? ये भी आपकी सीकर के अंतर्गत हो जाती है। हर्ष पहाड़ी कहाँ पे हो जाती है? सीकर में हो जाती है। उसके बाद में आप देखो झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी है? पलखेत या पालखेत पहाड़ी बोलते हैं इसको, है ना। पलखेत या हम इसको क्या बोल सकते हैं? पालखेत पहाड़ी बोल सकते हैं। ये आपकी कहां पर हो जाती है? तो ये आपकी झुंझुनू के अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, एक आपका कौन सा पठार हमने पहाड़ी बोली है? एक आप नीचे देखें हर्षनाथ और उदयनाथ की पहाड़ी। तो हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पे हो जाती है? हर्षनाथ की पहाड़ी आपके कहां पे हो जाती है? अलवर के अंतर्गत हो जाती है। और उदयनाथ की पहाड़ी आपके कहां पे हो जाती है? उदयनाथ की पहाड़ी भी आपके कहां पे हो जाती है? अलवर के अंतर्गत हो जाती है। तो ये इसकी कुछ एक पहाड़ियां हैं। एक और यदि हम बात करें, क्रास्का और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो कहां पे आ जाता है? तो क्रास्का और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो कहां पे आ जाता है? और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो आपके कहां पे आ जाता है? वो भी आपके अलवर के अंतर्गत ही आ जाता है। अलवर के अंतर्गत ही आ जाता है। कहां पे आ जाता है? अलवर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो है ये उत्तरी अरावली है। क्या है? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंतर्गत क्या क्या है? मलखेत पहाड़ी सीकर में आ जाती है। हर्ष पहाड़ी सीकर में आ जाती है। पलखेत या पलखेत पहाड़ी झुंझुनू में आ जाती है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में आ जाती है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में आ जाती है। क्रास्का और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो अभी कहां पे आ जाता है? अलवर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उत्तरी अरावली की कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखें कि कुछ एक पर्वत है। कुछ एक पर्वत की यदि हम बात करें, पर्वत से पहले मैं आपको एक फैक्ट लिखाता हूं। अरावली पर्वतमाला आपके लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस एक और बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, मध्य अरावली जो है ना, मध्य अरावली ना उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तरी अरावली जो है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? क्या आप बता सकते हो कोई? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो उत्तरी अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई पूछी है। दूसरे नंबर के ऊपर मध्य अरावली जो है उसकी समुद्र तल से क्या पूछी है? ऊंचाई पूछी है। मध्य अरावली की समुद्र तल से क्या पूछी है? यहां पे ऊंचाई पूछी है साहब। और तीसरे नंबर के ऊपर आपको क्या पूछा है? दक्षिणी अरावली जो है इसकी क्या पूछी है? समुद्र तल से ऊंचाई पूछी है। ठीक है, तो मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है यहां पर आपको नोट करवाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थान जो स्थित स्थान है वो कौन सा है? आप बता सकते हो? इस अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है वो कौन सा है? वो है दक्षिणी अरावली। कौन सा स्थान है? दक्षिणी अरावली। उसके बाद में मध्य में कौन सा आ जाता है? मध्य अरावली। और सबसे नीचे वाला जो स्थान है वो कौन सा आ जाता है? उत्तरी अरावली। तो आप मुझे यह बताएं कि समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित स्थान कौन सा होगा? समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित स्थान जो है वो कौन सा होगा? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित स्थान जो है वो कौन सा यहां पर होने वाला है? तो आपके दक्षिणी अरावली होने वाला है। उसके बाद में मध्य अरावली आ जाता है और उसके बाद में उत्तर में उत्तरी अरावली आ जाता है। उत्तरी अरावली की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? तो आपकी 450 मीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है? 450 मीटर यहां पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो मध्य अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कितनी है भाई? तो 550 मीटर यहां पर आपको लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 550 मीटर लिख देंगे। और उसके बाद में दक्षिणी अरावली की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो लगभग मान के चले 1000 मीटर है। कितनी है? 1000 मीटर यहां पे ऊंचाई हो जाती है। तो उत्तरी अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। मध्य अरावली की 550 मीटर और दक्षिणी अरावली की 1000 मीटर। यहां पर आप मुझे यह बताएं कि समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है
वो कौन सा है, समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है वो कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी अरावली हो जाएगा। उसके बाद में मध्य अरावली हो जाता है और उसके बाद में कौन सा हो जाता है, उत्तरी अरावली हो जाता है। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई का क्रम है अरावली पर्वतमाला का। तो इस को जो है वो आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है साथियों। उसके बाद में देखो हमारा एक टॉपिक रह गया है, थोड़ा सा मैं आपको याद करवाने के लिए बात करूंगा। दक्षिणी अरावली में कुछ एक पर्वत रह गई हैं। दक्षिणी अरावली में कुछ एक पर्वत की बात करें तो जालोर के अंदर कुछ एक पर्वत रह गए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए, सीधा डायरेक्ट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है सुंडा पर्वत। सबसे पहले कौन सा आता है, सुंडा पर्वत आता है। सुंडा पर्वत कहां पे आता है, सुंडा पर्वत आता है जी, जालोर के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है, सुंडा पर्वत जालोर में आता है। कितनी इसकी ऊंचाई है साहब, 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। सुंडा पर्वत कहां पे आता है, जालोर के अंतर्गत आता है। कितनी इसकी ऊंचाई है, 869 मीटर। दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो इसराना भाकर आता है साहब। कौन सा आता है, इसराना भाकर आता है। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है, या यूं कहे कि इसराना भाकर की ऊंचाई कितनी है, तो जालोर के अंतर्गत आता है। 839 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 839 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में 30 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो रोजा भाकर आता है साहब। कौन सा आता है, रोजा भाकर आता है। रोजा भाकर कहां पे है, तो ये भी जालोर के अंतर्गत आता है और जालोर के अंदर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 730 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 730 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है 4 नंबर पे जारोला भाकर। कौन सा आता है, जारोला भाकर आता है। जारोला भाकर कहां पे है, तो ये भी कहां पे है, जालोर के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, जालोर के अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है, 588 मीटर है। कितनी है, 588 मीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई है। तो ये कुछ एक पर्वत है। ये पर्वत किसके हैं, आप यूं लिख सकते हो, ये दक्षिणी अरावली के कुछ एक पर्वत है जो हमारी छूट गए थे। तो सबसे पहला कौन सा है, सुंडा पर्वत जालोर में है 869 मीटर। इसराना भाकर जालोर में है 839 मीटर। रोजा भाकर जालोर में है 730 मीटर और जारोला भाकर जालोर के अंदर है 588 मीटर। ये जारोला है, झारोला भाकर है। तो ये कहां पे आपका जालोर के अंदर है, 588 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब देखो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि राजस्थान के अंदर से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, तो वो राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर के गुजरती है। मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बताया था कि 13 जिलों से होकर के साहब जो है वो गुजरती है। राजस्थान के 13 जिलों से होकर के अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है। मध्य भाग के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से, सीकर के अंतर्गत सिरोही के अंतर्गत से गुजरती है। यहाँ पे आपका उदयपुर आ जाता है, उदयपुर के साथ में डूंगरपुर आ जाता है, डूंगरपुर के साथ में कौन सा आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ के साथ में कौन सा आ जाता है, पाली आ जाता है, पाली के साथ में कौन सा है, राजसमंद है। इसके अलावा कौन सा है, नागौर है, नागौर के साथ में कौन सा है, अजमेर लगा हुआ है साहब, अजमेर के साथ में कौन सा है, जयपुर है। इसके अलावा कौन सा है, सीकर है, सीकर के साथ में कौन सा है, झुंझुनू है, झुंझुनू के साथ में आपका कौन सा है, अलवर है। तो कुल कितने जिले हो गए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक यहाँ पे आपका बांसवाड़ा भी बीच में टपक जाता है कई बारी। तो ये बांसवाड़ा से भी होकर के गुजरती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो 13 जिलों से होकर के गुजरती है। अगर आपने ये जो हमारी अरावली पर्वतमाला की जो क्लास है अभी तक नहीं देखी है तो भैया जल्दी जाकर के देख लो, इतनी देर तो मत करो कम से कम, है ना। तो आप जो है वो एक बार क्लास को जरूर देखें, है ना, और हमें जो है वो एक बार रिव्यू जरूर करें हमारी इस क्लास के बारे में। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसको आप एक बार उतार लें, ठीक है साहब। उसके बाद में भौतिक प्रदेश के अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा होने वाला है, तीसरे नंबर पे, हाँ तीसरे नंबर पे आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश का मतलब क्या होता है कि जो है ना, पूर्वी मैदानी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैदानी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि गंगा यमुना सरस्वती की जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उस मैदान को क्या कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। या यूं कहे कि ये पूर्व में हो गया तो इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में इसको देखा जाए,
तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अगर हम पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश उसी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का भाग है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा होता है? जो गंगा और यमुना नदियां यानी कि जो नदियों के द्वारा नदियों के बहाव क्षेत्र में आने वाला जो क्षेत्र है, कृषि योग्य क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उस क्षेत्र को मैदानी प्रदेश कहते हैं। और ये राजस्थान के जब पूर्व में आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेशों के बारे में विस्तृत अध्ययन। तो आप हमसे जुड़े रहिए इसी प्रकार से, और आपका सहयोग रहा तो हम जल्द ही हमारा भौतिक प्रदेश जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप सभी लोग जो है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी हमारे द्वारा चलाई जाएगी, ये जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भौतिक प्रदेश, तब हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आएंगे आप सभी लोगों के लिए। तो तैयार रहिएगा आप सभी लोग, इस वीडियो को देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि हमारी जो क्लासेस अब ऑलरेडी 16 से 17 क्लासेस हो चुकी है। और इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।